वेलकम टू एग्जाम सरी सीरीज। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए पेडागोजी का महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले हम आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कराएंगे, उसके बाद हम आपके कराएंगे सीटेट पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारा डेली की डेली जो वीडियो है मिलता है। चलिए हम बात करने वाले हैं पहले शिक्षा प्रणाली के बारे में। यानी कि अगर हम बात करें पेडागोजी के बारे में, ये सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी कॉमन है जो आपके किसी भी सब्जेक्ट में पूछी जा सकती है। हम बात करने वाले शिक्षा प्रणाली के बारे में, जिसकी अगर हम बात करें इसके कितने रूप होते हैं, इसके 3 रूप होते हैं। शिक्षा प्रणाली की अगर बात करते हैं भारत में इसके 3 रूप हैं। मुख्यतः अगर रूपों की बात करते हैं कौन कौन से हैं, पहला आपका हो जाएगा भैया औपचारिक शिक्षा। आपने देखा होगा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं फॉर्मल एजुकेशन से, इनफॉर्मल एजुकेशन से, और आपका एक आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन से क्वेश्चन आपके बनते हैं आपके एग्जाम में। पहले हम बात करेंगे औपचारिक शिक्षा ही क्या होती है। अगर हम औपचारिक शिक्षा की बात करें यानी कि फॉर्मल एजुकेशन की, तो इसमें कहा जा सकता है कि जिसमें शिक्षा के सभी तत्व पूर्व नियोजित होते हैं। यानी कि जो कार्यक्रम होता है यानी कि पहले से ही पूर्व नियोजित होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, औपचारिक शिक्षा कहलाता है। कैसे? जैसे कि किसी भी चीज़ के बारे में टाइम टेबल, अगर हम बात करेंगे स्कूल आपका 9 बजे जाना है तो आपको 9 बजे जाना ही है, और आपकी छुट्टी 2-3 बजे हो तो 9 बजे छुट्टी होगी, तो ये आपका एक पूर्व नियोजित हो गया। और आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, आपके जो टीचर आने हैं आपके क्लास में, यानी कि आपका जो भी सिस्टम है ना, ये जो पूर्व नियोजित होता है। जैसे कि आप विद्यालय गए, आपका घंटा पहला किसका लगेगा, दूसरा किसका लगेगा, उसके बाद आपका लंच होगा, और आपको विद्यालय में जो शिक्षा डायरेक्टली टीचर द्वारा जो मिल रही है ना, वही आपकी औपचारिक शिक्षा है ना। ये क्या है, औपचारिक शिक्षा है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। चलिए हमने जान लिया कि औपचारिक शिक्षा ये सब कुछ होती है। अब बात करेंगे अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। यानी कि अभी हमने आपको बताया कि जो जिसका टाइम टेबल पहले से घोषित हो, सब कुछ पहले से क्लियर होता है, वो हमारी क्या है, औपचारिक शिक्षा होती है। अब हम जानेंगे अनौपचारिक के बारे में। इसमें क्या है कि जिसमें शिक्षा का कोई भी तत्व पूर्व नियोजित नहीं होता है, अर्थात किसी को भी किसी से भी किसी भी समय मिलती रहती है। यानी कि आपने कहा है शिक्षा एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को जन्म से लेके मृत्यु तक मिलती रहती है। यानी कि अगर जब तक पढ़ाई करता है बच्चा अपनी क्लास वाली, वो तो उसकी औपचारिक शिक्षा होगी। उसके बाद भी जो शिक्षा मिलती रहती क्या होती है, वो होती है अनौपचारिक, और ये डेली डेली भी मिलती रहती है। कैसे? जैसे कि आप कोई किसी का भाषण सुनने गए, किसी नेता का सुना, किसी का भी सुना, एक तरीके से देख सकते हैं, है ना, उससे भी आपको शिक्षा मिल जाती है। कैसी है ये भैया, आपकी अनौपचारिक है। टीवी द्वारा भी मिल जाती है, रेडियो द्वारा भी मिल जाती है। उसके अलावा आप कोई ठेली वाले के पास गए, है ना, उसके अलावा कोई समूह में आप बातचीत कर रहे हैं, उसके अलावा विभिन्न क्रियाओं में आप जैसे कि डेली लाइफ जीते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें आप सीखते रहते हैं ना अपनी डेली लाइफ में, विद्यालय शिक्षा को छोड़कर ये सारी की सारी जो आपको मिलती हैं, इनडायरेक्टली रूप से मिलती हैं, ये सारी की सारी आपकी इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक शिक्षा जो है ये कहलाती हैं, है ना। यानी कि आप अपने घर में रहे, फैमिली से कुछ चीज़ें सीखा, बाहर गए, रोड पे गए, यानी कि स्कूली शिक्षा को छोड़ के, या आप अपनी एक तरीके से लाइब्रेरी शिक्षा को छोड़ के, इन सब जो डायरेक्टली शिक्षा स्कूल में मिलती है उसको छोड़ के सारी की सारी जो डेली लाइफ में शिक्षा मिलती है, वो आपकी अधिकतर होती क्या है, वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को जान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका बन जाता तीसरा, जो होता है निरौपचारिक शिक्षा। यानी कि आपने 2 शिक्षाएं खूब सुनी होंगी, एक अनौपचारिक और औपचारिक। ये तीसरी शिक्षा आपने बहुत कम ही सुनी होगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉन फॉर्मल शिक्षा। ये भी आपका सीटेट में पूछा जाता है। कैसे, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें कुछ तत्व निश्चित हैं और कुछ अनिश्चित हैं। यानी कि कुछ तत्व तो निश्चित कैसे हैं, औपचारिक की तरह, और कुछ अनिश्चित हैं। यानी कि दोनों चीजें शामिल हो गई तो ना हम इसे औपचारिक कहेंगे ना अनौपचारिक कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, तो इसका एक नाम दूसरा पड़ गया, तीसरा जिसे नाम कहेंगे, जिसका नाम है निरौपचारिक, जिसे हम कह सकते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। चलिए अगर इसकी हम बात करेंगे कैसे, जैसे आपके कोई ओपन स्कूल हो गए, एक तरीके से आपकी पत्राचार शिक्षा हो गई, इग्नू वाली पढ़ाई हो गई, ये जो सारी पढ़ाई आपकी हैं कौन सी हैं, ये आपकी निरौपचारिक शिक्षा है। क्या है, नॉन फॉर्मल शिक्षा कह सकते हैं। कैसे, इसकी अगर हम प्रक्रिया की बात करें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में 3 चर होते हैं। किसमें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। अब हम बात करने वाले शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 चर होते हैं, कौन कौन से।
हमने तीनों पॉइंट खत्म कर दिए, किसकी, औपचारिक का खत्म कर दिया है ना, औपचारिक खत्म कर दिया और अनौपचारिक खत्म कर दिया। अब हमारा आगे शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया होती है कोई भी विद्यालय में, तो उसके तीन होते हैं चर। कौन कौन से? सबसे पहले होता है आपका अध्यापक, ठीक है। अध्यापक होता क्या है? अध्यापक होता है स्वतंत्र चर, जिसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल या पर्सन बोल सकते हैं। यानी कि जो अध्यापक होता है स्वतंत्र चर होता है ना। जो शिक्षार्थी होता है आश्रित होता है किस पर? शिक्षक पर आश्रित होता है, उसके साथ साथ पाठ्यक्रम पर भी आश्रित होता है। तो क्या है, जो शिक्षार्थी है भैया किस पर आश्रित होगा? पाठ्यक्रम पर भी, और सबसे ज्यादा होता है शिक्षक पर, है ना। पाठ्यक्रम से बच्चा ऐसे समझ ही नहीं पाएगा जब तक शिक्षक उसको क्या है, समझाएगा नहीं। तो मेन चीज क्या है? शिक्षक है। तीसरे की बात करेंगे, तीसरे में आपका पाठ्यक्रम आ गया। ये क्या? मध्यस्थ चर है, यानी कि अध्यापक और शिक्षार्थी के बीच की कड़ी जो है क्या है? पाठ्यक्रम है ना। तो ये चीजें 3 पॉइंट हो गए। अगर क्वेश्चन आ जाएगा स्वतंत्र चर क्या है, अध्यापक है, शिक्षार्थी है या पाठ्यक्रम है, तो आप हमेशा क्या करेंगे? अध्यापक है स्वतंत्र चर, आश्रित चर कौन है? आश्रित चर आपका शिक्षार्थी, और मध्यस्थ चर आपका कौन सा है? पाठ्यक्रम है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले समूह 2 प्रकार के होते हैं। अब बात करेंगे जो शिक्षार्थियों के यानी कि छात्राओं के जो समूह होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हो जाएगा समांगी सम योग्यता वाले समूह, यानी कि जिनकी योग्यताएं लगभग समान होती हैं। इसमें हम एक योग्यता वाले बच्चों को एक समूह में क्या है, कर लिया जाता है, जिसका क्या है, योग्यता लगभग सेम होती है, उनको कर लिया जाता है। दूसरा हमारा समूह होता है विषमांगी समूह, जिसे हम कहते हैं विषम योग्यता समूह, यानी कि कह सकते हैं इसमें हम अलग अलग विषम योग्यता वाले बच्चों को एक समूह में कर लिया जाता है। कैसी योग्यता? यानी कि जैसा कि देख सकते हैं, एक क्यारी में क्यारी पे पौधा लगा रहा है, दूसरा क्या पानी डाल रहा है, और दूसरा क्या है, तीसरा पौधा ले जा रहा है, कोई पौधे और क्यारी से कोई कचरा निकाल रहा है। यानी कि सबकी जो योग्यताएं हैं अलग अलग हैं, सबकी जानकारियां जो अलग अलग हैं, ये हो गया हमारा विषमांगी समूह। और जिसमें समान योग्यता के समूह होते हैं, समान योग्यता वाले समूह इकट्ठे कर लिए जाते हैं, वो हमारा समांगी या सम योग्यता समूह कहलाता है। बहुत ईजी, इसको समझ लीजिए क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलेंगे अब चलते हैं अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बन गया है कि एक अध्यापक के लिए क्या सत्य नहीं है। जैसे कि आप अध्यापक बन गए तो आपके लिए सत्य क्या नहीं है? अध्यापक अपनी कक्षा का नेता होता है, ठीक है, यानी कि नेता है, भले ही क्या है वहां पर स्वतंत्र सब कुछ है, लेकिन नेता तो है ना शिक्षक, ये तो सही है। दूसरा कि अध्यापक अपनी कक्षा का व्यवस्थापक भी होता है, बिल्कुल सही, भी बात सही है। यानी कि दोनों को दोनों मेरे पॉइंट सही हो गए। सत्य नहीं है वो ही हमें बताना है, यानी गलत वाला हमें बताना है। तीसरा हमारा कि अध्यापक अपनी कक्षा का अधिनायक होता है। अधिनायक का मतलब क्या होता है? अधिनायक की बात करें, डिक्टेटर होता है। डिक्टेटर से आप समझेंगे ऐसा नहीं है, जो अध्यापक डिक्टेटर नहीं हो। चौथी क्या है? चौथा दिया अध्यापक अपनी कक्षा में अधिगम सुसाद बनाने वाला होता है, भी बिल्कुल सही पॉइंट है। जो हमारा तीसरा पॉइंट जो गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सत्य नहीं है वही पूछा है। तो अध्यापक अपनी कक्षा का डिक्टेटर नहीं होता है ना, ये गलत हो जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला ही पूछा है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि सत्तावादी शिक्षण व्यवहार निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है ना। अगर हम बात करेंगे, यहाँ बात की सत्तावादी शिक्षण का मतलब हो गया एक तरीके से टीचर सेंट्रिक जो पढ़ाई होती है, शिक्षक केंद्रित जो पढ़ाई व्यवहार होता है, वो किसके लिए उपयुक्त है, क्यों किया जाता है? अगर टीचर सेंट्रिक हो जाएगा तो क्लास में क्या हो जाएगा, अनुशासन होगा ना। ये प्राइमरी लेवल पर नहीं किया जाता, ये उच्च शिक्षण ऊपर की कक्षाओं में किया जाता है अनुशासन। स्टार्टिंग में क्या है, स्वतंत्र कक्षाएं होती हैं, जो पढ़ाई होती है क्या होती है, वो स्टूडेंट सेंट्रिक बोल सकते हैं, एक तरीके से छात्र केंद्रित जो है पढ़ाई होती है। एक तरीके से ये प्राइमरी में नहीं पढ़ता। अगर सत्तावादी है इसका मतलब है अनुशासन होगा, तो बी हमारा जो है दूसरे नंबर का सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा गुण प्रेरित शिक्षक का होता है। निम्न में से कौन सा गुण जो है प्रेरित शिक्षक का होता है, इसके बारे में अगर बात करेंगे, पहला क्या है, प्रभुत्ववादी, दूसरा है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, और तीसरा है असंतोष, और चौथा है श्रेष्ठता की भावना। तो दूसरा हमारा हो गया लक्ष्य निर्देशित जो व्यवहार है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा गुण प्रेरित शिक्षक का होता है, तो सही बात हो गई हमारा, यानी कि गोल डायरेक्टेड जो बिहेवियर है, यही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा दूसरा जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक संगठन, अचेतन, अधिगम एवं अनुरूपण आदि उदाहरण किसके हैं, किसके उदाहरण हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा समाज में रह रहा है, जो कुछ सीखेगा तो वो औपचारिक तो होगा नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा ना।
समाज में रहकर जो सीख रहा है वो दूरस्थ शिक्षा भी नहीं होगी, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन भी नहीं होगी। ले तो डायरेक्ट ही रहा है एक तरीके से, लेकिन इसको हम डायरेक्ट एजुकेशन नहीं बोल सकते हैं, है ना। यानी कि हम फॉर्मल एजुकेशन नहीं बोल सकते हैं, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे भैया हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि सामाजिक संगठन से जो कुछ इसे मिल रहा है ना, इसे हम अनौपचारिक शिक्षा बोलेंगे। तो तीसरा हमारा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन है, यही हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है? रेडियो हो गया, आपका टीवी हो गया, प्रेस एवं मीडिया की शिक्षा का जो रूप होता है, ये क्या होता है? अभी आपको हम बता चुके हैं। यानी कि जो आपको रेडियो द्वारा जो शिक्षा मिलती है, टीवी द्वारा मिलती है, इसे हम डायरेक्ट तो बोलेंगे नहीं। जब हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? तो इसे हम बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अनौपचारिक शिक्षा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनौपचारिक शिक्षा। अगर देखेंगे तो इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा गलत कर दिया गया है, अनौपचारिक तीसरे पे है, इसी का इंग्लिश पहले पे लिख दिया गया था। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो हमारा पहला सही होगा, और अगर हम हिंदी में देखेंगे तो हमारा तीसरा सही होगा। यानी कि अनौपचारिक शिक्षा को हम इनफॉर्मल एजुकेशन ही बोलते हैं, तो हमारा तीसरा वाला जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अध्यापक अपने पाठ की योजना बनाता है ना। अध्यापक अपने पाठ की योजना कब बनाता है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था है ना, ये पूर्व क्रियात्मक अवस्था है। क्या उत्तर क्रियात्मक अवस्था? गलत है। अंतःक्रिया अवस्था? गलत है। स्थानांतरण अवस्था? नहीं। ये भैया है पूर्व का जो पाठ योजना है पहले बनाता ना, ये पूर्व क्रियात्मक अवस्था है। यानी कि जो अपनी पढ़ाई कराने जा रहा है, बच्चों को पढ़ाने जा रहा है, उससे पहले करता है ना, तो ये भैया पूर्व क्रियात्मक अवस्था है। इसे पहले वाला जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक प्रभावी शिक्षक की कक्षा में वातावरण इनमें से किसकी तरह होता है ना। एक प्रभावी शिक्षक जो है उसका वातावरण की अगर बात करेंगे तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? किस तरीके का होता है, ये बात की गई है। पहला है कि लोकतांत्रिक समाज, दूसरा है अहस्तक्षेप समाज, निरंकुश समाज, स्थिति के अनुसार उपयुक्त सभी। एक बात ये कही कि एक प्रभावी शिक्षक जैसे कि आप हो कक्षा में, वातावरण इनमें से कैसा रहेगा? अगर आपका प्रभावी है, यानी कि आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, एक तरीके से बोल सकते हैं बाल केंद्रित है, तो आप किस तरीके से करेंगे? तो आपका निरंकुश समाज तो होगा ही नहीं, है ना। हस्तक्षेप समाज भी बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा क्या है? इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो समाज है लोकतांत्रिक होगा। ठीक है, क्या होगा? लोकतांत्रिक होगा। इसमें दिया स्थिति के अनुसार उपयुक्त सभी, नहीं। यानी कि उपयुक्त सभी कैसे कहेंगे? क्या निरंकुश समाज हो जाएगा स्थिति के अनुसार? बिल्कुल गलत बात है। हस्तक्षेप हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये चौथा भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारे तीनों के तीनों ये गलत हैं, पहला ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि समाज जो कैसा होने वाला है? लोकतांत्रिक होगा। जो शिक्षक कैसा है? प्रभावी है, यानी कि बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, मतलब यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं बालक के पूर्व ज्ञान को समझकर, समाज को समझकर, एक तरीके से अपना प्रभाव डालकर बच्चे अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट ले सकें, तो हमारा पहला ही जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर कौन सा है? अभी आपको हमने पढ़ाया था कि स्वतंत्र चर, आश्रित वगैरह और मध्यस्थ चर, अभी तो पढ़ाया था ना। अभी आपको ने बताया था कि जो पाठ्यक्रम होता है शिक्षक और क्या है छात्र के बीच में मध्यस्थ चर होता है ना। जो छात्र होता है वो शिक्षक पर आश्रित होता है, इसलिए जो छात्र है क्या है? आश्रित चर हो जाएगा। और जो अध्यापक जो होता है ये क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है। तो अध्यापक स्वतंत्र होगा ना, तो सही आंसर हमारा 3 वाला हो जाएगा, यानी कि अध्यापक हो जाएगा। संस्था तो उसमें नाम ही नहीं लिया गया था, ना माता पिता का नाम लिया गया था, नाम तो 3 ही के लिए गए थे। विद्यार्थी बताया गया था क्या? आश्रित, और आपका पाठ्यक्रम क्या हो गया? मध्यस्थ, और आपका अध्यापक क्या हो गया? शिक्षक या अध्यापक आपका स्वतंत्र हो गया, है ना। तो हमारा तीसरा वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं हैं? यानी कि विद्यालय जो हमारा है, विद्यालय में जो शिक्षा मिलती है वो औपचारिक तरीके से मिलती है। पुस्तकालय में जाएंगे, पुस्तक के द्वारा आपको डायरेक्टली शिक्षा मिलती है। अगर संग्रहालय में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको डायरेक्टली शिक्षा मिल जाती है। यानी कि ये तीनों के तीनों आपके क्या हो गए? औपचारिक, यानी कि फॉर्मल एजेंसी हो गई, एक तरीके से फॉर्मल कारण हो गए ना। तो फॉर्मल एजुकेशन के तीनों कारण हो गए। तो परिवार जो आपका है क्या? ये अनौपचारिक है। परिवार से बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है, जीवन पर्यंत मिलती है।
लेकिन मिलती कैसे, अनौपचारिक तरीके से मिलती है ना, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कि तीनों के तीनों हमारे सही हैं। नहीं वाला पूछा गया तो नहीं वाला हमारा परिवार हो जाएगा, सही आंसर परिवार हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा अगला क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा है कि खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का कौन सा रूप है। अभी आपको हमने पढ़ाया था कि पत्राचार शिक्षा हो गई, आपका ओपन कॉलेज हो गए, आपके इग्नू वाले कॉलेज हो गए, इनमें कौन सी शिक्षा दी जाती है। इनमें आपको हमने अभी बताया था कि इसमें दी जाती है भैया नॉन फॉर्मल शिक्षा, जिसे क्या कह सकते हैं, इनका समय मतलब निश्चित भी होता है और निश्चित समय नहीं भी होता है, यानी कि इनकी बहुत सारी कक्षाएं आप ग्रेड भी कर सकते हैं ओपन कॉलेज में, नहीं भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ कॉलेज में जो ओपन कॉलेज होते हैं उनका सैटरडे और संडे पढ़ाई होती है। ठीक है, तो आपकी इच्छा है जाइए या नहीं जाइए। ठीक है, तो एक तरीके से इसमें समय होता भी है और नहीं भी होता है, इस तरीके से हम कह सकते हैं ये क्या है, निरौपचारिक शिक्षा है। क्या है, निरौपचारिक, जिसे कह सकते हैं नॉन फॉर्मल। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आपके इसमें आंसर कितने सही हुए। यानी कि हमने तो बाद में आंसर बताए हैं, अगर आपने अपनी तरफ से कोशिश की है करने की तो आपके कितने सही आंसर हुए हैं। चलिए दोस्तों, आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आपको डेली की डेली हमारी फ्री पीडीएफ और बहुत सारी जानकारियां टेलीग्राम पर मिलती रहती हैं। अगर आप हमारे सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके हमारे सारी वीडियो भी देख सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।